बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 यानी PSL 11 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। इस दूसरे घंटे में हम अपने एम न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारी आज की डिस्कशन जो आज का मैच हुआ पहले घंटे में उसके ऊपर रही, जो मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान था। मुल्तान सुल्तान ने ये मैच बआसानी जीत लिया। इस मैच की हाईलाइट साहबजादा फरहान की सेंचुरी थी। बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली उन्होंने और ऐसे लग रहा है कि ट्रमेंडस फॉर्म में हैं। जहां मौका मिलता है एक बड़ा स्कोर करके दिखाते हैं, सेंचुरी कर देते हैं और बड़े ही स्टाइल में खेल रहे हैं आजकल। तो हम दुआ करेंगे कि इसी तरह, इसी स्किल के साथ और इसी पैशन के साथ वो जिस टीम को भी रिप्रेजेंट करें उसके लिए स्कोर करते रहें। एक दफ़ा फिर एम न्यूज़ के नाजरीन के लिए अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सलीम, के आसिफ और इरफान भट्टी साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई जो हमारी पहले घंटे की ट्रांसमिशन थी एम स्पोर्ट्स पे। दूसरे घंटे में भी एम स्पोर्ट्स के नाजरीन हमारे साथ हैं, एम न्यूज़ के नाजरीन भी साथ हैं। उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एक तो हमने मैच के ऊपर बात की, पहले तो आपके लिए मैच की समरी मैं अहमद सलीम से कहूँगा ज़रा शॉर्ट करके दे दें, वरना आपकी आंखों के आगे से मैच एक दफ़ा फिर समरी सामने है, बताएंगे अहमद सलीम और फिर मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाऊँगा। जी, हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर आज पहले बैटिंग का फैसला किया और बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट था। पहले पावर प्ले में उन्होंने 74 फॉर 1 किया। मां सदाकत ने बहुत ही ज़बरदस्त 26 बॉल पे धुआंधार 62 रन बनाए। शर्जील खान ने 26 बॉलों पे 51 रन बनाए। और दूसरी तरफ आप बॉलिंग अगर देखें तो सब कोई तकरीबन मार पड़ी है। 2 विकेटें ली। मोमिन कमर ने 3 ओवर्स में 37 रन देके और पीटर सिडल ने, और जहाँ पे मेन जो उनके शहजाद गुल थे, 1 ओवर में उनको जो उनकी हाईलाइट्स बॉलिंग में थी 30 रन पड़ गए उनको 1 ओवर में। और जब बैटिंग का आगाज़ किया मुल्तान सुल्तान ने, बड़ा कॉन्फिडेंट आगाज़ था। पहले पावर प्ले में ही उन्होंने 83 फॉर नन किया और स्मिथ और साहिबजादा फरहान ने बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया और साहिबजादा फरहान उसको मैच को लेके आगे चलते रहे। स्टीव स्मिथ 47 रन बना के आउट हो गए, लेकिन साहिबजादा फरहान मैच को फिनिश करके आए। 57 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 106 रन बनाए और ये टारगेट उन्होंने 18.4 ओवर्स में कंप्लीट कर लिया। बेहतरीन, खूबसूरत, कंसाइज और एज़ एवर बिल्कुल कंट्रोल के साथ जैसी साहिबजादा फरहान ने बैटिंग की वैसे ही हमें अहमद सलीम ने समरी दिखाई, सुनाई। आसिफ क्या कहेंगे मैच के ऊपर? थोड़ी सी बात करें फिर आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाते हैं। बिल्कुल जी, आज मैच में जो हॉट पोटैटो है वो साहिबजादा फरहान की सेंचुरी है। वो सब उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ स्टीव स्मिथ ने उनके साथ जो ओपनिंग स्टार्ट दिया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और आपके पास जब ऐसे प्लेयर्स हों, स्टीव स्मिथ और साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर्स आपके साथ हों, तो मेरा ख्याल ये कि फिर आपकी टीम को लंबा टारगेट चेस करने में कोई मुश्किल नहीं होती। और हमने देखा कि रन अ बॉल सिचुएशन आ गई थी और कोई भी बॉलिंग करते हुए कोई भी एक ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहां पे हैदराबाद किंग्स मैन की जो टीम है वो मैच में हावी हुए हों। विकेट्स उन्होंने 4 ज़रूर ले ली, लेकिन शान मसूद ने भी कैमियो खेला। बट वंस अगेन अराफात मिनहास की बात भी करेंगे, किस तरह आकर उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर बैटिंग की, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कट शॉट उनकी देखने को मिली। तो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने मैच को सपोर्ट करके फिनिश करवाया। बिल्कुल। और मुल्तान सुल्तान की टीम ने आते ही 2 कामयाबियां हासिल की और दोनों पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ और फिर इस तरह हैदराबाद किंग्समैन के ख़िलाफ़। ये बड़ी कामयाबियां हैं। उनकी टीम का मोराल बहुत हाई है नई मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि मुल्तान सुल्तान आई है। तो मेरा ख्याल ये था कि जब मैनेजमेंट चेंज होती है तो शायद आपके प्लेयर्स में जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। नए कैप्टन आए हैं, रिजवान कप्तानी करते रहे इससे पहले मुल्तान सुल्तान की। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम जेल हो चुकी है और सारे प्लेयर्स जो हैं अपना रोल बड़े अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। सो टुनाइट वंस अगेन दिस नाइट बिलोंग्स टू साहिबजादा फरहान। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने, बिल्कुल 225 रन भट्टी साहब, बहुत बड़ा स्कोर था और बहुत बड़ा स्कोर बड़ी आसानी से चेज़ कर लिया। दूसरा पॉइंट जो मैं चाहूँगा जिस पे आप कमेंट करें वो ये है कि स्टीव स्मिथ ने बड़ा अच्छा साथ दिया। कितना इंपॉर्टेंट होता है, साहिबजादा फरहान जैसे अच्छी फॉर्म में हैं, तो अगर हम पाकिस्तान की टीम को जहन में रखें और ओपनर्स में कोई ऐसा बैट्समैन इनके साथ खड़ा होने वाला हो जाए जो 40-50 रन इनके साथ खड़ा होकर कर दे जैसे आज स्टीव स्मिथ ने किए, तो कितना ईजी और कितना अच्छा फील करेंगे साहिबजादा फरहान।
कितनी प्रेशर शेयरिंग हो जाती है अगर आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा खेल रहा हो? देखें, जब आप ओपन जाते हैं तो दोनों अगर बैट्समैन, स्ट्राइकर एंड वाला और नॉन स्ट्राइकर एंड, जी, इन दोनों की अगर कोऑर्डिनेशन सही चल जाए, बॉल आना शुरू हो जाए बैट पे, जी, तो फिर दोनों पे कोई प्रेशर नहीं है और इजी फिर खेलते हैं। कोई इतना ज़हनी तौर पे भी नहीं है, एवरेज भी चल रही है बहुत। अगर आपका जो साथ वाला पार्टनर है वो अगर बॉल मिस कर रहा है, नहीं सही जज हो रहा है, तो प्रेशर दूसरे बैट्समैन पे आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। फिर ये है कि जैसे इस मैच में आपने देखा साहबजादा फरहान इजी खेल रहा था, कोई उसको मुश्किल नहीं नज़र आती, क्योंकि साथ स्टीवन स्मिथ खेल रहा था, उसने भी बहुत अच्छी नहीं खेली और पहले 6 ओवरों में 83 था मेरा ख्याल, और कोई आउट भी नहीं था, और 10 ओवरों में जाके 100 करके एक आउट हुआ पहला। बिल्कुल। तो बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आपका एक बिलफर्ज मैं खेल रही हूँ, आप खेल रहे हैं जी, अगर मेरे से रन्स नहीं हो रहे तो आप फिर सारा प्रेशर आप पे आ रहा है, फिर आप करते उस तरह हिट आपसे भी नहीं लग रहे होते, क्योंकि प्रेशर में आप हैं। फिर ये है कि फिर आप मुझे भी साथ गाइड कर रहे होते हैं, तो प्रेशर बहुत पड़ता है। दोनों अगर अच्छे फॉर्म में हो तो फिर स्कोर बहुत, जैसे अभी देख लें ये 225 बड़ा ह्यूज स्कोर था इस पिच, बिल्कुल, इस ग्राउंड में, और बहुत अच्छा ये हैदराबाद किंग्समैन ने किया स्कोर। लेकिन इनके लिए इजी हो गया क्योंकि ऊपर से दोनों ओपनर्स बहुत अच्छा खेले, उसके बाद आके ये बहुत अच्छा नीचे खेला है, क्या नाम है इसका, अरफात बहुत अच्छा खेला, बिल्कुल, तो उनके लिए फिर इजी हो गया। बिल्कुल। तो यही होता है अगर आपका ओपनर स्टैंड अच्छा मिलता है, दोनों बड़े कॉन्फिडेंस से एवरेज सही लेके जाते, बल्कि ये तो एवरेज से भी ऊपर रन लेके जा रहे थे और एंड पे आके देख ले बहुत इजी मैच जीत गया। बिल्कुल। आसिफ, तकरीबन 250 रन बन गए मैच के अंदर, 250 कह रहा हूँ, 500 रन बन गए तकरीबन मैच के अंदर। तो ये कितना कैसे देखते हैं आप? दोनों टीमों की बॉलिंग तो फिर कोई इतनी अच्छी नहीं रही, इतना 225 उन्होंने खाया, 225 चेज भी हो गया, तो एक तरफ से बैटिंग ज़रूर ज़्यादा अच्छी हो गई, तो जाहिर है फिर तभी मैच जीते, लेकिन बॉलिंग दोनों तरफ से कोई मीडियोकर ही रही। क्या पिच थी या स्किल का कोई फ़र्क था, या कैसे देखते हैं आप इसको? बॉलिंग कैसे देखते हैं? देखिए, पिच को दोष जो है ना देना हर दफ़ा, वो मैं उसको ठीक इसलिए समझता नहीं हूँ कि फिर आपकी स्किल कहाँ चली गई। ऐसा ही है। अगर आप ये कहेंगे हमेशा कि जनाब पिच ठीक नहीं थी, पिच बैटर्स के लिए थी, अच्छी बात है, लेकिन आपने भी गलतियाँ की हैं। अगर आप सिर्फ अभी मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग देखें तो शहजाद गुल, जिस तरह अभी अमर सलीम कह रहे थे कि 4 ओवर में 30 रन दिए और 1 ओवर में उन्होंने ऐसा किया कि 5 ओवर के रन दे दिए, तो फिर मुझे बताएं स्किल तो आपको नज़र नहीं आई ना। 1 ओवर में आपके वो कहते हैं ना हाथ पांव फूल गए। कोई भी एक ऐसा बॉलर नहीं है मुल्तान सुल्तान का जिसकी इकॉनमी 10 रन के करीब ना हो। 3 बॉलर्स की इकॉनमी 10 रन से ज़्यादा है, 3 बॉलर्स की इकॉनमी ऑलमोस्ट 10 रन है। और जब हम अभी मुल्तान सुल्तान की इनिंग्स देख रहे थे तो हम बार बार ये तस्करा कर रहे थे, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि जब आपके पास इतनी पेस है, मोहम्मद अली की हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, वो एक सीनियर बॉलर है, उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं हैदराबाद किंग्समैन को। जब वो यॉर्कर नहीं कर पाएंगे या वो बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरीज नहीं कर पाएंगे, मैं अर्लियर ऑन बात कर रहा था अबाउट लासिफ मलिंगा की, सो हैड अ चैट विद रवि बुपारा, ही वाज द कोच फॉर कराची किंग्स। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जब बॉलर्स अच्छे यॉर्कर्स नहीं कर रहे होते तो एक कोच का क्या काम होता है, वो किस तरह से, क्योंकि आपको याद है वसीम अकरम कराची किंग्स के साथ रहे हैं और कराची किंग्स की बॉलिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती थी। तो एक जगह बल्कि जब सिकंदर रज़ा कराची किंग्स में थे तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो सिकंदर रज़ा नाराज़ हो गए, वो कहते हैं क्या मतलब है, वसीम अकरम खुद जाके बॉलिंग करें। लेकिन जो कोच का काम है वो यहीं से स्टार्ट होता है, वो देखे कि मेरा प्लेयर, मेरा बॉलर कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। तो रवि बुपारा ने कहा जी कि दुनिया का एक ऐसा बॉलर था जो 4 या 5 परफेक्ट यॉर्कर्स 1 ओवर में कर सकता था, और उसके पीछे वो मिसाल थी जो इरफान भट्टी साहब कह रहे थे कि एक दिन में 250-300 बॉल करने हैं आपने नेट में, नए बॉल से करने हैं, पुराने गेंद से करने हैं, बॉल गीला करके करने हैं, अगर आपने दूसरों से मुख्तलिफ होना है। तो यस, इसमें बॉलर्स की जो लाइन और लेंथ है उससे मुझे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मार्नस लबशीन खुद बॉलिंग करने के लिए आ गए थे और मैंने देखा कि उनकी भी जो एक कोशिश थी कि मैं गेंद को डॉट करवाऊं इंस्टेड कि मैं विकेट लेने जाऊं। तो जो आपकी ये नेगेटिव अप्रोच है, डिफेंसिव अप्रोच है, ये आपको मैच में हरवा देती है। जैसे फ़खर जमान की नेगेटिव अप्रोच थी कि बॉल को मैं टेम्पर कर लूँ और अपने बॉलर के लिए आसान कर दूं। अगर वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते तो शायद वो मैच भी जीत जाते। सो नेगेटिव अप्रोच बॉलर को बनवाती है। बिल्कुल, नेगेटिव अप्रोच जो है
वो आपको कहीं जीत की तरफ नहीं लेके जाती, बल्कि बदनामी अलग होती है और हार तो आपका मुकद्दर बनी जाती है, क्योंकि आप अनफेयर मीन्स यूज़ ही तब करते हैं जब आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, तभी आप चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हेन यू डू इट, तो इन अदर वर्ड्स आप हार मान ही चुके होते हैं। जी देखें जी, आज पिच बहुत ही अच्छी थी। पहली इनिंग्स के बाद जब माँ सदाकत से इंटरव्यू पे ज़ैनब अब्बास पूछ रही थी तो उन्होंने कहा कि हमने पहले भी मैच खेला, आज बहुत ट्रू बॉल बल्ले पे आ रहा था। आपने देखा ना स्पिनर का बॉल ब्रेक हो रहा था, ना रुक रहा था, ना वेरिएशन। तो आज के मैच में इस तरह की जब पिचेस होती हैं तो वहाँ पे बॉलर का मेंटल टफनेस और स्किल का पता चलता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों टीमों की बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल सामने खुल के आ गई है कि उनका स्किल सेट कहाँ पे है और वो मेंटली टफ कितने हैं। जहाँ आपने शहजाद गुल की बात की, शहजाद गुल ने एक ओवर में 2 फुल टॉस करवाई और दोनों पे फ्री हिट मिली और फ्री हिट पे भी उन्होंने छक्के खाए। और आज मैं कुछ आपको एक रूल अगर मेरे ख्याल से नाजरीन को भी बताऊं कि 2 फुल टॉस अगर आप करते हैं पै दर पै या एक ओवर में या एक मैच में, तो आपसे बॉल ले लिया जाता है। आप उस बॉल ओवर उस मैच में बीमर वही जो वेस्ट लाइन से अब होता है, बीमर फुल टॉस नहीं, बीमर। अच्छा, लेकिन अब उसमें थोड़ी चेंजेस हुई हैं। अब रूल ये हो गया कि अगर अंपायर ये डिसाइड करेगा कि वो बैट्समैन के लिए डेंजरस था कि नहीं, उसके सेहत के नुक्स ज़ख्मी हो सकता था कि नहीं प्लेयर, तो पहली जो फुल टॉस थी वो बॉडी पे थी, उस पर वार्न किया गया। लेकिन जो दूसरी फुल टॉस थी वो बॉडी से बाहर थी, तो उनको फिर भी बॉलिंग, मैंने कहा बता दूं नाजरीन को, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार 2 बीमर किए और फिर भी उनको बॉलिंग से नहीं हटाया गया। तो अब रूल में थोड़ी सी ये चेंजेस हुई हैं। डायरेक्टेड एट द बैट्समैन नहीं था। दूसरा इसलिए आपकी आसानी के लिए ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसलिए उनसे ओवर नहीं लिया गया। भट्टी साहब, मैच आपने देखा, टीम्स को भी आप देख रहे हैं, बड़ी आपकी नज़र है इनके ऊपर, कैसे देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर क्या अनफोल्ड होगा, कौन सी टीमें ऊपर जाएंगी, कौन सी टीमें आपको लग रहा है कि उनका मोमेंटम बन गया और कौन सी अभी थोड़ा पीछे है, इस पे बात करें। देखिए, ये जैसे टूर्नामेंट अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें 2-3 मैचों के बाद जो अभी सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें मुल्तान सुल्तान अच्छा जा रही है, इस टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, कराची किंग्स कर रही है और लाहौर कलंदर कर रही है। लेकिन अभी आप पहले फैसला नहीं कर सकते जी, जब मिडल में पहुंचेंगे फिर पता चलेगा टीम में कौन सी, किन का मोमेंटम बन गया है, कौन सी टीमें परफॉर्म कर रही हैं। फिर उसके बाद जाके हम बता सकते हैं कि भी ये टीमें जो हैं ये ऊपर इंशाल्लाह ये अच्छा जैसे परफॉर्म कर रही होंगी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तो तब जाके आप कह सकते हैं कि ये ऊपर जाएंगी और अच्छा परफॉर्म करेंगी। सो फिलहाल सूरत आ रही है कि अभी तक तो एक मैच, पिछले मैच में बारिश हो गई है और मौसम भी आगे पता नहीं अभी कैसे होंगे, लेकिन ये है कि मैच अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इस मैच में भी बड़ा अच्छा है, इससे पहले भी एक मैच हुआ बहुत अच्छा हुआ था, मेरा लाहौर कलंदर का था। जी जी, तो जी वही वही मैच जिसके अंदर जो खबरों से भरा हुआ मैच था। देखिए, उस मैच में अगर ये बॉल टेम्पर ना करते तो ये लाहौर कलंदर मैच जीत जाती। मैं ये समझता हूँ क्योंकि 5 रन एक्सप्लांटी पड़ गई उनको, वो पड़ गई, फिर ऊपर से जो आज़ादे बॉलर थे जो बाहर नहीं कभी होते। मैं इसीलिए आपको इशारे कर रहा हूँ कि शहजादे बॉलर जो थे जब तक वो बॉलिंग कर रहे थे तब तक मैच उन्हीं का, दूसरे वालों का था, दूसरे वालों का, लाहौर कलंदर का नहीं था। नहीं, उस शहजादे तो ऐसे ही होते हैं। सर, वो एक लतीफ़ा थोड़ा सा याद आ गया कि किसी ने कहा कि यार थोड़ा पंजाबी में अगर हमारी, क्योंकि कल्चर भी है थोड़ा, हम पंजाब से, आप पंजाबी, तो वो कहते हैं कि ओ मामा अपने क्यों गोल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा दूसरे पास से नहीं करने दे रहे। तो वो जो शहजादे बॉलर हैं वो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से मैन ऑफ द मैच होती हैं। नहीं, अगर वो देखें, अगर इस तरह ना भी करते तो मैं समझता हूँ कि वो मैच फिर थोड़ा ज़्यादा क्लोज होता, आखिरी बॉल तक चला जाता। अभी तो भट्टी साहब, हम आपको आपकी बात को इनकार नहीं कर सकते, इसलिए चलें हम मान लेते हैं कि ये वो मैच था कि जिसमें 5 रन ना निकाले जाते तो हारिस रऊफ डिफेंड कर लेते, वो हम मान लेते हैं। आप हमारी बात नहीं मान रहे तो फिर हम आपकी बात मान लेते हैं। देखिए, हम पहले वो तो प्लेंटी की वजह से 5 रन काट गए ना, अगर वो ना करते। मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ, आप कैसे मानूं बताएं। ऐसे ही मैं लिख के दे देता हूँ, मान तो लिए भट्टी साहब। भट्टी साहब, चार्ट कौन सी टीमें आपको लगता है जो आगे नजर आ रही हैं आपको? भट्टी साहब से पूछते हैं, भट्टी साहब होल्ड करें अपनी 4 टीमों को। एक और अहम सवाल मेरे जहन में है, एडम जम्पा का कुछ आप स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे थे, ज़रा हमारे नाजरीन के लिए उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एडम जम्पा ने क्या कहा? वेल, जब इंडिया ये क्लेम करता है कि जी आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और खिलाड़ी जो हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए तरस रहे होते हैं, तो ऐसे में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, जैसे हमने पहले भी कहा था कि मैथ्यू वेड और उनके साथ साथ पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, उन्होंने आईपीएल की तमाम तर पेशकश को ठुकरा दिया था।
अब हाल ही में एडम जैम्पा जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बने हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट सामने आई है और उन्होंने आईपीएल को आईना दिखाया है और उन्होंने बताया है कि आईपीएल का जितना ज़्यादा ड्यूरेशन है उस हिसाब से मैं आईपीएल के लिए अवेलेबल नहीं हूं। उसके साथ साथ उनकी ये स्टेटमेंट थी, जितनी मेरी स्किल्स हैं उस हवाले से उतने मुझे पैसे ऑफर्स नहीं किए जा रहे थे, इसलिए मैंने इंटरेस्ट भी शो नहीं किया। और उस दौरान मैं चाहता था कि फिर मैं रेस्ट करूं, लेकिन मुझे पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफ़र आई और मैं बड़ा खुश हूं यहाँ पर आकर। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो भी दुनिया की बेहतरीन लीग बनने के लिए जा रही है। सो ये ऐसे वक्त में जब आईपीएल ये समझ रही है कि ब्लेसिंग मैदरबानी को इंडिया ले जाएंगे और एक दो खिलाड़ी और जो हैं वो पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके पीएसएल के आईपीएल खेलने चले जाएंगे, उसी असना में जब एडम जम्पा ने आईना दिखाया तो मेरा ख्याल है कि आईपीएल के लिए आगे अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इसलिए है कि प्लेयर्स अब इस बात पर सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि आपका जो शेड्यूल है वो 3 से 4 महीने के लिए जा रहा है, तो हम 3 से 4 महीने अपने मुल्क की क्रिकेट नहीं छोड़ सकते। इस शेड्यूल को कम करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आईपीएल ये सोच रहा है कि हम मज़ीद टीम्स बढ़ाएं। तो एडम जम्पा ने बहुत ही आड़े हाथों लिया आईपीएल को। बड़ी अहम खबर की तरफ निशानदेही की आसिफ ने। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अहमद सलीम से भी कुछ कमेंट ले लेते हैं। बड़ा इंडियन क्रिकेट की जो मिथ थी या जो इंडियन आईपीएल की एक मिथ थी वो रीसेंट टाइम्स के अंदर काफ़ी वोकल हुए। एक इम्प्रेशन ये था कि बाहर के जितने प्लेयर्स हैं उनको इतने पैसे मिलते हैं कि वो बात कर ही नहीं सकते इनके बारे में, जो कि प्राइमरीली ठीक है। इनके बोर्ड्स के हवाले से अगर हम देखें तो बोर्ड्स काफ़ी डिप्लोमेटिक हो जाते हैं व्हेन टॉकिंग अबाउट द इंडियन क्रिकेट टीम, थोड़ा रिस्ट्रेंट से काम लेते हैं। लेकिन ये कुछ प्लेयर्स हैं, रिसेंटली हमारे आगे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने बड़ा खुल के आईपीएल के कल्चर को थोड़ा कंडेम भी किया और पीएसएल के कल्चर को उसके ऊपर तरजीह भी दी है। क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये बड़ा खुशाइन है मेरे ख़्याल से, और जो आपको मेरे ख़्याल से नाजरीन को भी पता है कि इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने में पीएचडी और उनका कोई सानी नहीं है। तो मेरे ख़्याल से जब से कुर्रा अर्ज़ पे दुनिया ये वजूद में आई है, मार्ज़ वजूद में आई है, झूठ बोलने की जो डिग्री है, जो सुपरलेटिव टर्म है, वो मेरे ख़्याल से इंडियन मीडिया को अगर वो डिग्री, वो अवार्ड दिया जाए तो वो गलत नहीं होगा। और वो अपनी खुद साख्ता तौर पे अपने आप को दुनिया की बेहतरीन टीम बना देते हैं, बैटिंग विकटें कर देते हैं, छोटी बाउंड्रीज़ कर देते हैं और दुनिया जहान की बेईमानी, बल्ले से दूर गई, आउट दे दिया, जिसको आउट जिस दिन जिसका 100 कराना है उस दिन उसको आउट ही नहीं देना। तो आप यू नेम द थिंग्स जो वो करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियन बीइंग ऑस्ट्रेलियन जो उनका एक औरा रहा है कि आप वो गलत चीज़ को गलत बोलते हैं और वो स्टैंड आउट करते हैं, यहाँ पे उन्होंने किया। आप देखें वो दुनिया की इंटरनेशनल क्रिकेट को तबाह करना चाह रहे थे कि हम इस तरह की लीग बनाएंगे, पूरा साल हमारी लीग्स होती रहें, हम अपनी टीमें प्लेयर्स ख़रीद लें और बाकियों को छोड़ दें। देखें कहीं ना कहीं आप अगर एक प्लेयर को हमने कुछ पैसे दे के ख़रीदा है या हमने उसको ऑक्शन में लिया, आप उसको ज़्यादा पैसे दे के बुला रहे हैं तो इसका मतलब है आप पैसे दे के बुला रहे हैं। अगर वो प्लेयर पहले इंस्टेंस पे ये कहता कि वो बड़ी लीग है और मैं वहाँ पे जाऊँगा, आप देखें कई बार ऐसा होता है, आप फुटबॉल में भी अगर देखें तो फुटबॉल में लोग छोटी टीमें अगर ज़्यादा भी पैसे दे रही हो तो वो नहीं जाते, वो क्वालिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो आप उसमें छोटी लीग्स हैं, दूसरी आप फ्रेंच लीग्स हैं या आप इटालियन लीग्स हैं, आप देखें तो लोगों को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो प्रीमियर लीग का, जो इंग्लैंड की लीग है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम अच्छी लीग में जाएं। तो आपकी क्वालिटी उस तरह की नहीं है, आप घर के शेर हैं, वहाँ पे आप जो कुछ करते हैं वो करते हैं। आपको आईना एडम जैम्पा ने बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया है और मेरे ख्याल से ये इसमें सबसे बड़ा जो अमल दखल है, जो मीडिया के ग्लोबल राइट्स हैं 2030 तक तकरीबन वो 80-90% जो राइट्स हैं वो इंडियंस के पास हैं, जिसकी वजह से वो इस टाइम दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं और ज़बरदस्ती मनवा रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। भट्टी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी आपका एक क्वेश्चन आपने कहा था कि इनके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपकी पहली 4 टीमें कौन सी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल भट्टी साहब, पहले 4 टीमें बता दें, उसके बाद इसका भी जवाब दे दें। भट्टी साहब ने दरअसल नाजरीन 4 टीमें लिख ली थी, उनके बारे में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। भट्टी साहब, देखिए, पहली मेरी तो विश यही है कि रावलपिंडी जो है ना इसको भी नंबर 4 में आना चाहिए, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है तो दुआ कर सकते हैं जी। दूसरी ये है कि पहले नंबर पे मेरी है जनाब कराची किंग्स जी,
दूसरी है लाहौर कलंदर, जी मुल्तान सुल्तान जी। और पेशावर ज़ालमी। अब हमारे उस जो अब आप सवाल का भी question अब अब जो जरा आपने पानी question फेर दिया repeat उस भड़कती हुई डिस्कशन पे, अब जरा मेहरबानी करके उस वो सवाल- कह अब आप रहे हैं question जरा कि जरा repeat करें। रिपीट भी कर रिपीट repeat भी करते कर। उनका ध्यान छोड़े रहता। छोड़े भट्टी साहब फिर कभी से अब बात चली गई, मैं अब वो उसका मोमेंट नाम चला लिख गया। रहा था। आपका सारा another ध्यान भट्टी 4 टीमें लिखने पे था। Another भट्टी मोमेंट। जी अनदर भट्टी मोमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस साथ साथ नाजरीन चलना बहुत ज़रूरी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितना एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, इसके बाद मैंने एक तो प्लेयर्स बताएं के भी भट्टी नाम लिखे हैं जो मुझे इसमें अभी 2-3 जो मैचेस हुए हैं इनमें, ठीक। एक तो मोमन मुझे बहुत अच्छा लगा। मोमन बॉलर है, मोमिन मोमिन कमर, कमर। मोमिन कमर लेग हाँ स्पिनर। पूरा लेग नाम जी स्पिनर, भट्टी साहब, वो बिल्कुल मुझे सही लगा कि ठीक है। वो फ्यूचर में अच्छा वो हो सकता है। ठीक दूसरा और जो है बैटिंग में मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में साहबजादा फरहान, ठीक है। बाबर आजम, माँ सदाकत और ये मनाज अरफात। ठीक है, जूनियर्स में ये दो हैं और सीनियर्स में साहबजादा वो दो फरहान हैं। और ये बिल्कुल ठीक। ये बैटिंग में मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये कुछ करेंगे इस टूर्नामेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बाबर आजम के ऊपर बात नहीं हो रही, लेकिन आज रोमन रेस की भी एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, अगर आपने देखी हो। जी। रोमन रेस जो पाकिस्तान के जी, जी, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने कहा है कि जी बाबर आजम T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें। अब मैं सोचना चाह रहा हूँ कि अगर रोमन रेस जैसे प्लेयर्स भी जी। बाबर आजम को ये मशवरा दे रहे हैं कि आप T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, आप T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो फिर बाबर आजम को मेरा ख्याल है इस पर सोचना चाहिए कि अब बात कहाँ तक पहुँच गई है। इस पर मेरा ख्याल यही है कि रोमन रईस ने बड़ा ओपन होकर बयान दिया, क्योंकि रोमन रईस ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली 2017 में, जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीती थी तो रोमन रईस उस टीम के हिस्सा थे, और उसके बाद उनको इंजरी हुई, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा रहे हैं, अब भी मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट में उन्होंने मशवरा दिया। इस पर आपका मेरा ख्याल ये कि आप मुझे बताएं फराज भाई कि आप इसके बारे में, मुझे तो लगता है कि आप कह रहे हैं कि ये ठीक स्टेटमेंट है। वैसे नहीं, मैं ये बाबर आजम के लिए आम तौर पे मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ। अब क्रिटिसाइज़ मैं किसी को भी परफॉर्मेंस के ऊपर करता हूँ, उसके अलावा मैंने कभी किसी प्लेयर को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अपनी अगर पर्सनली मुझे पसंद नहीं भी है तो मैं क्रिकेट के हवाले से ही बात करता हूँ। सिंस आपने मेरे से ये सवाल किया, मेरी दिल की ख्वाहिश ये है कि बाबर आजम जो है वो एक दफ़ा कमबैक ज़रूर करें, क्योंकि ये उनकी स्टोरी का एंड मैं नहीं समझता कि है और ना होना चाहिए। ही शुड एंड हिज करियर, T20 करियर ऑन अ हाई नोट। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये एक परफेक्ट, अभी देखें जो बंदा दबा हुआ हो उसको दबाना या उसके ऊपर बात करना बहुत आसान होता है, उन शक्ल्स को तोड़ के निकलना मुश्किल भी होता है, और इसके पीछे पूरी ज़िंदगी की एक मेहनत है। बाबर आजम को जो लोग जानते हैं, उनका जो जर्नी जानते हैं, वो बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट को उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट हैं, ज़ाहिर है उनसे कई गलतियां भी हुई हैं और उनकी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसमें बाबर आजम को मेंटल स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है, उनको ज़हनी तौर पे मजबूत होना पड़ेगा और उनको एक कमबैक करना चाहिए, ये मेरी ज़ाती राय है, और मैं उसके लिए उनको बेस्ट विशेस भी हैं मेरी। जी, मैं इसमें ना एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा फराज भाई। नॉर्मली मेरे ख्याल से किसी बंदे ने कब रिटायर होना है, कब उसने क्रिकेट खेलनी खुद है, इसका उसने बेस्ट जज खेलनी होता है, वो उसका बेस्ट जज वो खुद, और लेट हिम डिसाइड व्हाट इज़ गुड फॉर हिम, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी और उसका फ़ैसला वो खुद करेगा। आपने उसे सिलेक्ट करना है नहीं करना, ये आपका प्रोग्रेटिव है। आप उस पर बिल्कुल जो भी सिलेक्टर हो वो उसकी राय है, वो उसको सिलेक्ट करते नहीं करते, लेकिन वो जब तक खेलना चाहता है ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। नंबर 2 जो मेरे 3 पॉइंट है उसमें से नंबर 2 पॉइंट ये है कि रोमान रईस खुद मेरे ख्याल से उनका स्टैचर इतना बड़ा नहीं है कि वो बाबर मैंने के इसीलिए बारे अपने में, जवाब में उनका जिक्र ही नहीं किया। नहीं, मैं कि करूंगा, आप करें, मैं वैसे बता रहा हूँ कि जिक्र इसलिए नहीं किया कि मीडियोकर से क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेली है, मीडियोकर से क्रिकेट बाबर आजम को कोई ग्रेट बात करे तो बाबर आजम को कोई बात करे, वसीम अकरम करे, कोई बात करे, जावेद मियादाद करे, कोई इंजमाम करे, कोई यूनुस खान करे तो समझ आती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम बात है, आप कोई भी अगर सोशल मीडिया पे अपना चैनल बनाना चाहते हैं या आप लाइमलाइट में न्यूज़ में नज़र आना चाहते हैं, तो आपके लिए इस टाइम क्रिकेट में सबसे आसान तरीका है कि आप बाबर आजम के हक़ में या ख़िलाफ़ बात कर दें तो आप न्यूज़ में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक व्यूअरशिप का और ये एक रेटिंग का स्टंट है जो रोमान रईस ने कहा कि मैं भी आ जाऊँ। आप देख लें, हमारे 1-2 और प्लेयर थे, अहमद शहजाद, जिनको कोई अपने
नॉर्मल कहीं पे बुलाता भी नहीं था, लेकिन जब से वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए तो मेन स्ट्रीम मीडिया में उनकी बड़ी गेम हो गई और इंडियन जो हमारे मुखालफिन है वो उनकी उनको व्यूअरशिप किसी बढ़ती टीम ने गई। पिक किया है इस दफा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं किया। नहीं किया। वो रोने वाला इंसिडेंट जी, भी हुआ, जी। काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए तो वो। उन्होंने कहा कि आमिर ने भी कहा बाबर आजम की जगह नहीं बनती, तो अपनी परफॉर्मेंस भी आपने देख ली है, यहाँ बैठ के बातें करनी और ग्राउंड में खेलने में जी। बड़ा फ़र्क होता है। तो आप पहले उनके जितनी परफॉर्मेंस दे दें, फिर हम देख लेंगे कि आपके भी कितने पानी में। भट्टी साहब, आपने बाबर के बारे में बहुत अच्छी बातें कर दी हैं, नो डाउट के वर्ल्ड का ये बेस्ट बैट्समैन है। पहली चीज़ ये, आप माजी में जाएं तो कितने हमारे बैट्समैन जितने जुवेद मियांदाद है, इंजमाम है, ये किस एज तक खेलते रहे? तो अभी तो ये अभी यंग, उस हिसाब से तो अभी तो बैड पैचेस बैट्समैन पे आते हैं जी। ऐसे नहीं होता कि आप हर सीज़न में 2000 रन कर देंगे, ऐसे होगा। अभी इसके ऊपर बैड पैचेस चल रहा है, तो इसको बैक करना चाहिए, ना कि इसको टीम से निकालना चाहिए ना। और ये जो जितने बड़े प्लेयर्स हैं ये चाहते ही नहीं है कि कोई बाबर आजम जैसे बॉलर्स नहीं चाहते क्योंकि हमारा रिकॉर्ड तोड़ दे। इस तरह कोई बैट्समैन भी है जो नहीं चाहते, वो इसको बार बार क्रिटिसिज्म करते हैं इस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको बैक करना चाहिए। ये हमारा पाकिस्तान का नाम इसने काफ़ी मतलब दुनिया जानती है बाबर आजम को। जब ये आउट होता है तो लोग चले जाते हैं स्टेडियम से, जैसे इंडिया का कोहली है। इस तरह के प्लेयर्स के लिए हमें उसको बैक करना चाहिए, ना कि उसको कहना शुरू कर दें कि जी आप रिटायरमेंट ले लें, आप ये कर लें वो कर लें। क्यों ले लें? अपने जितने बैट्समैन हैं वो अपने टाइम में उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं जाते थे? वो तो 2-2 3-3 0 करते थे फिर भी खेलते थे। बिल्कुल। तो बैट पैचेस आज जुवेद मियांदाद पे नहीं आया, इंसमाम पे नहीं आया, 2-2 साल ये ऐसे खेलते रहे। तो भाई इसके ऊपर अगर बाबर आजम के ऊपर अगर बैट पैचेस आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप निकाल दें, रिटायरमेंट ले लें। उसको बैक करना चाहिए और उसको और चांसेस दें ताकि ये अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। जी। तो ये बड़ी गलत बात की है रोमान रईस ने कि भी उसको जी बिल्कुल लेनी चाहिए। भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। मेरे ख्याल में तो बाबर आजम को डोमेस्टिक के ऊपर जोर देना चाहिए, तगड़े से 2-3 टूर्नामेंट खेल के उनमें स्कोर करके वापस वो जो कंपटीशन की एक पूरा सर्कल है उसमें से गुजरें, क्योंकि बड़ा हंगर है, बड़े प्लेयर्स जोर मारते हैं डोमेस्टिक के अंदर। तो बाबर आजम दोबारा से वो चैलेंज एक्सेप्ट करें और यही बेहतरीन क्रिकेट है। पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है उसमें से गुजरें, 1-2 सीज़न लगाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मेरी ज़ाती राय है। बाकी प्लेयर वो बहुत अच्छे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ लेना है एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक पे गए तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिबेट पैनल के अंदर शुरू हो गई। पैनल की राय भी डिवाइडेड थी। मैं चाहूँगा आप भी वो डिबेट सुन लें। हमारे पैनल में कुछ पैनलिस्ट ये समझते हैं कि बाबर आजम को T20 से रिटायर हो जाना चाहिए और कुछ समझते हैं कि उनको रिटायर नहीं होना चाहिए। वजूहात सबकी अपनी अपनी हैं, हर एक की ओपिनियन की रिस्पेक्ट है, बट आई वुड लाइक टू डिस्कस द मैटर बिफोर यू सो दैट यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, बाबर आजम को रोमान रईस की हम स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। उनके मुताबिक बाबर आजम को
T20 क्रिकेट से रिटायर हो जाना चाहिए। आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? मैं टोटली डिसएग्री हूँ। मैं इसके साथ एग्री नहीं हूँ, क्योंकि रुमान रईस साहब खुद कितनी क्रिकेट खेला अभी तक कि वो क्रिटिसिज्म किस पे कर रहा है, ये भी तो देखे ना। आप मुझे देखें पाकिस्तान में क्या दुनिया में टेक्निकली देख लें, चलो पहले पाकिस्तान में देखें टेक्निकली सबसे साउंड कौन सा बैट्समैन है, या तो इससे कोई अच्छा है तो आप ले आए। बिल्कुल ठीक। परफॉर्म नहीं कर रहा, ये तो पार्ट ऑफ गेम है, पार्ट ऑफ गेम, और ये हिस्ट्री में पहले भी होता रहा है। बड़े बड़े ग्रेट्स, बड़े बड़े लंबे अरसे तक होता रहा है, परफॉर्म नहीं इंजमाम करते से होता रहा है, मोहम्मद यूसुफ से होता रहा है, ये जो अपने कप्तान यूनुस खान से होता है, शोएब मलिक से होता रहा है, इनके नंबर ऊपर नीचे होते रहे, ऐसा ही है। तो कोई बात नहीं। लेकिन आप देखें कि जब से इसको कप्तानी से पहली चीज़ तो इसको उतारा गया है जी, ठीक है, कप्तानी से उतार के इसको मेंटली इतना टॉर्चर किया गया है कि अभी तक वो उसमें समझ ही नहीं रहा। क्योंकि उस वक्त ये देखें रिजवान और बाबर दोनों ओपनर जाते थे, हमेशा हमारी टीम जीत के आती थी जी, ठीक है। आप देख लें इसका कोई बाबर आजम का कोई बता दें कि एक नंबर कौन सा टीम में जी, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये परफॉर्म नहीं कर रहा भाई। या तो इन्होंने कोई एक टीम बनाई हो पीसीबी ने कि ये वनडे किया, ये T20 किया है, फिर तो आप कह सकते हैं भी इसको हमने फुल चांसेस दिए, इसको नंबर 1 पे भी खिलाया, नंबर 2 पे भी खिलाया, 3 पे नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। वो भी समझदार है, कोई ऐसे तो नहीं है, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है, बिल्कुल। तो दुनिया उसका इतना रिगार्ड दे रही है, और हमारे प्लेयर्स उसको कह रहे हैं जी इसको रिटायर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? नहीं, अपने प्राइम में और अपनी पूरे करियर की पीक पे हैं, बैड पैच आ जाते हैं, राय यही है कि बिल्कुल वो ही शुड कम आउट ऑफ इट, और उनके इर्द गिर्द जो प्रोपेगेंडा है उसको थोड़ा सा कर्टेल होने की ज़रूरत है। इसके ऊपर अपने आर्ग्यूमेंट्स हम सभी देंगे। फिलहाल भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, ये कौन सा अभी को 35-40 साल का हो गया कि आप इसके ऊपर आप इतना करना चाहिए? ये तो पाकिस्तान का सासा है, इस बिल्कुल इसने दुनिया में नाम कमाया, टॉप बैट्समैन रहा है, आप इसकी अभी मुखालफत नहीं करें भाई, इसको सपोर्ट चाहिए ठीक है, आप इसकी सपोर्ट करें, इसको नंबर 1 पे खिलाएं। T20 में अगर ना परफॉर्म करे तो आप मुझे जो सजा देंगे मैं जो। बेहतरीन बात आपने सुनी, भट्टी साहब की राय। आसिफ आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंतहाई एहतराम से इस बात से इख्तलाफ करता हूँ कि अगर किसी ने कम क्रिकेट खेली है या क्रिकेट नहीं खेली तो वो क्रिकेट पे कमेंट नहीं कर सकता या किसी क्रिकेटर पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिकेट पे कमेंट करना इज़ समथिंग डिफरेंट, क्रिकेट खेलना इज़ समथिंग डिफरेंट। तो एक तो पॉइंट ये कि अगर रोमन रईस की ये स्टेटमेंट आई है, हम उससे ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसको हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते कि जनाब आपने ख़ुद कितनी क्रिकेट खेली है। सो आई थिंक मेरी राय ये है कि हमें उनके कमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए। अब आ जाए बाबर आजम के ऊपर। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, दोबारा कप्तानी जब मिली तो बाबर आजम ने क्यों कबूल की? क्या वो इसमें रोलिंग स्टोन बनने के लिए ख़ुद तैयार थे? वो मना कर देते कि मैं अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे एक दफ़ा कप्तानी से हटाते हैं, दूसरी दफ़ा फिर टीम में ग्रुपिंग करते हैं। और जब ये सब कुछ मामला चल रहा था, शाहीन शाह अफरीदी को आपने कप्तान बनाया और सिर्फ 5 मैचेस के बाद आपने उनको कप्तानी से हटा दिया। उस वक्त बाबर आजम का क्या रोल सामने आया था? बाबर आजम को जब पहली दफ़ा कहा गया कि बायलैटरल सीरीज़ हो रही है अफगानिस्तान से, आप रेस्ट कर लें, ये आप ना खेलें। मुझे आज भी याद है उस वक्त एक्स पर, ट्विटर पर क्या हैशटैग चलाए गए थे, सोचना भी मना है। भाई बाबर आजम पाकिस्तान से बड़े नहीं हैं, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े नहीं हैं। गेम बड़ी है, बाबर आजम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आगे चलेंगे। अब आ जाए बात इस पर कि जी उनका नंबर, देखिए नंबर उनकी मर्जी से नहीं होगा। T20 क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट है, माजी की कई मिसालें हैं। सचिन तेंदुलकर नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक खेले हैं। एडम गिलक्रिस्ट वनडे में कहाँ खेलते थे, टेस्ट क्रिकेट में कहाँ खेलते थे। ऐसा नहीं होता कि जनाब आप ये कहें कि मैं सिर्फ वनडे, मुझे तो आप सिर्फ ओपनर खिलाएंगे तो मैं परफॉर्म करूंगा। 2 मैचेस ऐसे जो छोटी टीम्स के खिलाफ थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में USA का मैच उठाकर देख लें, बाबर 44 रन करके आउट कैसे होते हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ अभी जहां मैच रन बॉल खेलना था, बाबर आजम कैसे आउट होते हैं। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि वो T20 क्रिकेट में फिट नज़र नहीं आ रहे। थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले तो 2-3 बातें आसिफ भाई ने की हैं कि बाबर आजम जो है वो दोबारा कप्तान क्यों बने। मेरे ख्याल से इट्स एन ऑनर टू लीड योर कंट्री, और मेरे ख्याल से नो वन विल एवर डिक्लाइन द कैप्टनसी इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आज तक कभी किसी ने किया भी नहीं है। नंबर 2 पे बात आ गई, बाबर आजम ने खुद तो कप्तान बनाया नहीं है। बिल्कुल ठीक। जिन्होंने इसको पहली
कप्तान बनाया उनसे पूछें क्यों बनाया, जिन्होंने उसको हटा के शाहीन को बनाया उनसे पूछें कि आपने ये क्या किया, और फिर शाहीन को हटा के दोबारा इसको बनाया, और फिर इसको हटा के सलमान अली आगा को बनाया। आपने बाबर को अगर रिप्लेस करना था ना, तो सलमान अली आगा कौन सा विव रिचर्ड्स है भाई? आप ये देखें, आप रिप्लेस किससे कर रहे हैं? आप रिप्लेस करते हैं कि इस ये चीज़ में अगर फॉल्ट है तो इसको रिप्लेस मैं करूंगा एक उससे भी ज़्यादा फॉल्ट चीज़ से या उससे बेहतर चीज़ से। आप देखें, नंबर ज़रूर होता है। आप कह रहे हैं साहिबजादा फरहान बहुत अच्छा खेल रहा है, इसको इतना अच्छा खेल रहा है, इसको नंबर 6 पे भेज देना, मैं देखता हूँ क्या करता है। बिल्कुल क्लोज मैच फिनिश, वो नीचे छक्के मार के आए। भाई बात ये होती है, हर बैट्समैन का एक स्टाइल होता है, हर बैट्समैन का खेलने का अंदाज होता है। आपने एडम गिलक्रिस्ट की मिसाल दी कि वो वनडे में ओपनर आता था, टेस्ट में नंबर 7 पे आता था। और भाई टेस्ट में जो स्ट्रोक मेकर्स होते हैं वो नई बॉल पे टेस्ट मैच में नहीं आते, वनडे में ऊपर सर्कल होता है इसलिए उनको स्ट्रोक मेकर्स को ऊपर भेजते हैं। और टेस्ट क्रिकेट में वनडे में सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करते थे, टेस्ट में नंबर 4 आते थे। विराट कोहली उधर नंबर 3 खेलते हैं, यहाँ पे नंबर 4। बाबर भी नंबर 4 खेलता है टेस्ट में, क्योंकि वो स्ट्रोक मेकर है, वो ड्राइव मारेगा, फ्लिक मारेगा, पुल मारेगा। तो नई बॉल खेलने का, टेस्ट मैच खेलने का डिफरेंट अंदाज है, वनडे खेलने का डिफरेंट। मैं आज भी कहता हूं कि 130 के स्ट्राइक रेट से जो 50 की एवरेज से खेलता है वो मेरी टीम में ओपनर है, और जो 200 के स्ट्राइक रेट से 20 की एवरेज से खेलता है वो मेरी टीम से आउट। आपकी टीम में ना, पाकिस्तान टीम सर में पाकिस्तान में तो ये आपकी वही वाली बात इन्होंने कर दी कि राय तो जाहिर है सबकी अपनी जी, अपनी जी, है, बिल्कुल और है, क्रिकेट इसके लिए क्रिकेट खेलना ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल। आपके कमेंट का जवाब वो सवाल में ही जवाब है, माजरत के साथ। अच्छा, थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जहाँ तक बात है ना रोल की। अब जाहिर है T20 में आपने कहा कि T20 में जो रोल दिया जाएगा उस पर खेलना है, बिल्कुल खेल। तो फिर कप्तानी में भी अगर उन्होंने कप्तानी का रोल दिया तो कप्तानी का रोल कर लिया, फिर उन्होंने प्लेयर का रोल दिया तो प्लेयर का रोल कर लिया। सो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज बाबर आजम फॉर एक्सेप्टिंग द रोल ऑफ कैप्टेंसी। इट इज़ ऑल अबाउट रोल, इट इज़ डिफाइंड बाय योर बोर्ड। When the board wants you to become a captain, that is a role, and when they want you to be a player, that is also a role. दूसरी बात, आपने कहा बैटिंग ऑर्डर कुछ नहीं होता। प्लेयर के ऑर्डर और प्लेयर की टाइमिंग क्रिकेट में सब कुछ होती है। नए बॉल के बॉलर फ़र्क होते हैं, पुराने बॉल के बॉलर फ़र्क होते हैं। डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर बॉलर्स को आजमाना, और ये उनकी स्किल सेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम इज़ द केस विद बैटिंग माय फ्रेंड। बैटिंग भी आपके प्रेफर्ड नंबर्स होते हैं। बड़े प्लेयर्स को ये एडवांटेज देना पड़ता है, बड़े प्लेयर्स को साथ चलाना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आपका एक प्लेयर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पे आप उसको लेके जाएं और वो वहाँ नहीं चल रहा, तो आपको उसके प्रेफर्ड नंबर पे उसको आजमाना चाहिए। ये रूल ऑफ द गेम भी है। इसके अलावा आप कहते हैं बाबर आजम इस टूर्नामेंट में नहीं चला, सो ही इज़ हैविंग अ बैड पैच। एनीबडी कैन हैव अ बैड पैच। इट डजंट मीन योर करियर इज एंडेड। अभी बहुत सारे प्लेयर्स, आप फॉरेन प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में देखेंगे ऑफ कलर नजर आएंगे, लेकिन उनकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई। फॉर बाबर आजम हम लोग क्रिटिसाइज थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, मेरी ज़ाती राय है, यू मे डिसएग्री। हम दोबारा भट्टी साहब से शुरू करते हैं और फिर मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, अमर सलीम की तरफ भी आऊँगा। जी भट्टी साहब। देखिए, इन्होंने एक बात आसिफ ने की है कि जी टीम में ग्रुपिंग की है। जी ठीक है, कोई एक बंदे से तो ग्रुप नहीं होता, इसका मतलब कोई और ग्रुप भी था टीम में। हाँ जी बिल्कुल, जो दूसरे भी उसमें आए हैं वो भी इक्वली उसके अंदर कसूरवार। अगर तो आपने इसको चेंज ही करना है तो आप ग्रुपिंग में ना जाएं। ग्रुप टीम में कब से पाकिस्तान की जब से टीम बनी है कब ग्रुप नहीं हुए? जी ग्रुपिंग होती है, बीच में जारी बात है, दिन रात इकट्ठे रहना, कोई किसी को लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टीम में ग्रुप हैं। अगर ग्रुप है तो उसको किसी तरीके से सॉल्व करते हैं ना, ऐसे तो नहीं होता कि आप उसको बोर्ड की जिम्मेदारी ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा। बोर्ड को तो ग्रुप्स बनने ही नहीं देने चाहिए। देखिए, जब प्लेयर्स को जो उसका हिस्सा है, जाहिर है उनको फिर डिसिप्लिन का एक्शन लें उनके ऊपर। देखिए, एक टाइम था पाकिस्तान टीम में 6 कैप्टन खेल रहे थे, एक्स कैप्टन भी बीच में खेल रहे हैं और न्यू कैप्टन भी खेल रहे हैं, और जो बनने वाले हैं वो भी खेल रहे हैं, वो भी उसमें ये होता था कि भाई जो आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं, जब आप खेल रहे हैं उस वक्त तो एक गेम, बाद में गेम के बाद आप उठते बैठते जिसके साथ उसके साथ आपकी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है ग्रुपिंग है। अब फिर क्या होता है, वहाँ जाके सियासत शुरू होती है कि कोई बोर्ड के किसी बंदे के पास ज़्यादा करीब है तो वो जाके उसकी बातें करनी शुरू कर देता है अपने नंबर बनाने के लिए। ये चीज़ें चलती रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन आप एक पाकिस्तान का जिसको आपने कैप्टन बनाया उसके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा के उसको साइड पर नहीं करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से आप उसको कोई भी कैप्टन है उसको पूरी अथॉरिटी दें, उसको पावर्स दें,
भाई आप 2 साल के लिए कैप्टन है, चाहे जैसी भी सीरीज़ हारे जीते, आपका ये लास्ट चांस है, आपको कप्तान बनाया, रिजल्ट दें, हमें रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक। तब होता है साथ सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर होता है, आपका हेड कोच है, आप मिल के बैठ के एक अच्छी टीम दें। उसमें पहली जो इससे पहले आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारी टीम में, मेन टीम में कोई एक आधी चेंजिंग होती थी जी। बाकी आप आमर सईद अनवर, इजाज अहमद, सलीम अलग, जुवैद मियां दाद, ये कितना अर्सा खेले जी। तो उस वक्त भी तो 1-2 ही चेंजिंग होती थी। बिल्कुल। अब क्या करते हैं, बस एक दूसरे पे एलिगेशन लगा के जी वो ऐसा उसने परफॉर्म नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप टीम तो खुद खराब करें। बिल्कुल जी। ठीक है, आप एक प्रॉपर तरीके से टीम बनाएं, प्लेयर्स को आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आएँ जिनका डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी उसने टाइम लगाया, 2-3 साल की उसकी परफॉर्मेंस चल रही, कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसे प्लेयर्स को आप एक सीरीज़ में एक मैच दे के ना चेक करें, उसको लंबे साथ टीम के साथ रखें पहले, ताकि वो भी साथ ग्रूम हो जाए और ड्रेसिंग रूम शेयर करें। आप बड़ी टीम के साथ उठे बैठेंगे, कोई एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप चांस दें, 2, 4, 6, 8, 10 दें चांस। ये नहीं है कि एक बच्चा जनाब आता है, इतनी 2, 8, 10 साल की मेहनत करके आता है और एक मैच खिलवा के उसको साइड पे कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। ये चीज़ें हमारे अंदर फॉल्ट्स हैं जी। जो ये इनको पीसीबी को सोचना चाहिए कि यार इस टेक्निकली, आप बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, टेक्निकली अभी पाकिस्तान में इस लेवल का कोई बैट्समैन नहीं है कि बाबर आजम को बाहर बिठा के उसको खिलाया जाए। बिल्कुल ठीक भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ प्लीज। ओके जी, इसमें 2 चीज़ें, एक तो आपने जिस तरह पहले तस्करा ये किया कि जनाब जो नंबर्स हैं वो इसमें मैटर करते हैं। इसमें सचिन तेंदुलकर की एक मिसाल, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद यू कि सचिन तेंदुलकर वनडे में ओपनर भी आए, वनडे में 1 डाउन भी आए, वनडे में नंबर 3-4 पे भी खेलने के लिए आए सचिन तेंदुलकर। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, मुझे खुद ज़ाती तौर पर उनके मैचेस याद हैं। इंजमामुल हक ओपनिंग करने भी आए पाकिस्तान के लिए, वनडे में इंजमामुल हक ने ओपनिंग की है, इंजमामुल हक ने नंबर 3 पे बैटिंग की है, नंबर 4 पे की है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अब्दुल रज़ाक ने किस किस नंबर पे पाकिस्तान के लिए बैटिंग नहीं की। अच्छा, अब आगे बाबर आजम की बात हम सिर्फ T20 के अंदर कर रहे हैं कि T20 में जब 2 मैचेस बड़े हैं, देखें जब आप वर्ल्ड कप में हारते हैं ना छोटी टीम से, तो आपकी सुबकी होती है, आप कोई एहतसाब करते हैं, और आप अगर ये कह रहे हैं कि आपको बोर्ड ज़बरदस्ती सर पे कनपट्टी पे बंदूक रखी है कि तुम कैप्टन बनो, एक दफ़ा आपको हटाने के बाद, नो, यू हैव अ राइट टू से नो सर, अभी मैंने कैप्टनसी ठीक नहीं की, मेरी बैटिंग फॉर्म ठीक नहीं चल रही, टीम के अंदर ग्रुपिंग है, और आप खुलकर बताएं वो कौन कौन से प्लेस से। लेकिन सिर्फ एज अ कैप्टन आ जाना, ये ऑनर ले लेना कि जनाब मैं कप्तान हूं, कप्तान बन के आपने किया क्या, पहले ये बताएं ना। आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर 2024 में यूएसए से आप हार के आ गए, एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन, एक एसोसिएट नेशन जिसे आप हार के आ गए, और उसके ऊपर आप आके कहें कि जनाब नहीं हमारा एहतसाब नहीं होगा, और उसमें आपकी परफॉर्मेंसेस 0 हो, तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। और हाल ही में जो अभी हमारा T20 वर्ल्ड कप में हुआ है, तो बोर्ड की जो गलतियां हैं मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा कि बोर्ड ने क्या किया, मैं ये कह रहा हूं कि बाबर आजम ने अपना क्या कैरेक्टर शो किया है, जरा उसके ऊपर बात कर लें इन T20 बीइंग अ स्किपर और बीइंग अ बैटर। अच्छा प्लीज। मैं आसिफ को ना इंतहाई एहतराम से डिसएग्री करूंगा। बाबर आजम भी ओपनर खेला है वनडे में, नंबर 3 पे भी खेला है, नंबर 4 पे भी खेला है, नंबर 5 पे भी और नंबर 6 पे भी। जितने मैच इंजमाम खेला उससे ज़्यादा ही खेला होगा इन नंबर्स पे। मुझे आज भी याद है जिस दिन बॉल स्विंग हो रही होती थी ना, ऊपर से 3 आउट होते थे, तो इंजी भाई नंबर 6 पे चले जाते थे, रज़ाक को भेज देते थे कि मेरे 50 पूरे हो जाएं। ये सर आप छोड़ दें, बाबर आजम को यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे साउथ अफ्रीका में इंजर्ड हो गया है, किसी और को ओपनर भेज देना, साइम अयूब इंजर्ड हो गया, बाबर तू चला जा, टेस्ट मैच में कोई आ गया तू उत्ते चला जा, अब तू नंबर 4 पे चला जा। ये जो आप बता रहे हैं ना सचिन तेंदुलकर, आप सचिन तेंदुलकर के 400 मैचों में से वो कितने मैच खेले हैं नंबर 5 पे, नंबर 6 पे या नंबर 4 पे? वो 90% मैचेस इक्का दुक्का ऊपर नीचे, कभी टीम में एडजस्टमेंट होती है, हो गया ना, सॉरी सर, इक्का दुक्का, जो इक्का दुक्का होता है ना उसके ऊपर नहीं। आप बात हमेशा एक्सेप्शन पे नहीं करते, मेजॉरिटी पे करते हैं कि मेनली वो किस नंबर पे खेले। आपने बात की सईद अनवर ग्रेट थे, मेरा आसिफ आपसे सवाल है। जी बिल्कुल ग्रेट, सईद अनवर ग्रेट थे। 96 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में सेंचुरी की थी नहीं, 99 के फाइनल में सेंचुरी की थी नहीं की थी, 2003 के वर्ल्ड कप में स्लो सेंचुरी की थी, एंड पे सेंचुरी के लिए स्लो हो गए थे, जहां पे 300 रन बनते थे वहां पे हमने 270 बनाए, 80 रन के बाद सिर्फ सिंगलें की बाउंड्री नहीं लगी। ठीक है, तो सर ये इस तरह नहीं होता, वन बैड डे होता है, ये इस तरह नहीं होता। जैक कैलिस ने कितनी सेंचुरियां फाइनल में करके वर्ल्ड कप, तो आप उनसे ये बातें नहीं होती इसने वर्ल्ड कप नहीं जिताया तो जी ये बड़ा प्लेयर नहीं है।
दुनिया में सिर्फ वर्ल्ड कप जिताने से अगर बड़े प्लेयर होते हैं ना, तो सिर्फ ये नहीं होता, आप पूरा साल खेल रहे होते हैं, वन बैड डे होता है। इंजमाम ने कितनी सेंचुरियां की हैं, किस वर्ल्ड कप के मैच में सेंचुरी की इंजमाम ने? आपको अगर याद हो बता दें, मुझे तो नहीं याद। तो बात ये नहीं है, हम ये एकदम हम कहते हैं 1 मिनट में हम बताएं, हम 99 के वर्ल्ड कप में दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख की बेस्ट टीम थी, बेस्ट टीम है ना तारीख की 99 की। हम बांग्लादेश से हारे 130 रन पे। फिर 2003 में हम पहले राउंड में बाहर हुए, 90 पे 5 आउट करके। साइमंड्स को कोई घर उसके मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, पूरी दुनिया जान गई, हमने ग्राउंड से बाहर छक्के खाए। वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इससे बड़ी टीम, इससे बड़ी तो बॉलिंग लाइनअप नहीं होती। 2007 में हम आयरलैंड से हारे। तो सर ये आप देखें नॉर्मली होता क्या है, हम इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। हम आप देखें, आप छोटी टीम से खेलते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि आप अपना कंसंट्रेशन लेवल छोड़ देते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं आप देखें ऐसे मैचेस में ग्रीन टॉप विकेटें दे देते हैं इस तरह की। तो ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी विकेट आ गई तो मैं नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी। मैंने भी छोटा कमेंट कर देता हूँ। सचिन तेंदुलकर बड़े खिलाड़ी थे इस खेल के, लेकिन कोई रूल नहीं बन जाता। मैं भी इनसे रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा एंड टोटली डिसएग्री करूंगा, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर एक काम करता है, ऊपर नीचे खेलता रहता है, तो इट डजंट मीन कि ये एक रूल बन गया है और अब ये एक कसौटी है और इस पैमाने के ऊपर बाबर आजम या कोई भी प्लेयर अब आइंदा आने वाले तमाम वक्तों के लिए जज हुआ करेगा कि ऐसे करके दिखाओ, प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ, तो उसके बाद बड़ा प्लेयर मानेंगे। बहरहाल ये एक लाइटर साइड पे था। सारी बातें आपने पैनलिस्ट की सुनी, कुछ के साथ मैंने एग्री किया, कुछ के साथ डिसएग्री किया। पैनल ने कुछ चीज़ों पे मेरे साथ डिसएग्री किया। यही खूबसूरती है डिबेट की। डिबेट जारी रहेगी। खेल का मैदान आपके सामने कल फिर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।